वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम 13 मार्च की समसामयिक घटनाओं को देखने वाले हैं। 13 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं। आज का मोटिवेशन कोड है आपके लिए, अभी से थक गए हैं, अभी तो तुम्हें वहाँ हंसना है जहाँ तुम रोए थे, तो अभी तो तुम्हें वहाँ हंसना है, वहाँ मुस्कुराना है जहाँ आपको नीचे देखना पड़ा था, जहाँ आपको लगा था कि मुझे सफल होना आवश्यक है, तो उस जगह जाके उस इंसान के सामने आपको मुस्कुराना है। उस परिस्थिति में उस समय पर जाके आपको मुस्कुराना है जिस समय ने आपको पछतावा किया था या आपको झुकने के लिए मजबूर किया था। तो पढ़ते रहिए, जो है आपको होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आप अपनी पढ़ाई को निरंतर रखिए, डेली क्लास लीजिए और रिवाइज करते रहिए, आप जरूर सफल होंगे और बेस्ट आपका परिणाम रहेगा जीवन का। तो आइए, आज का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रेट कमांडर ऑफ इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है? तो द ग्रेट कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन, यह पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? मॉरिशस का। जैसा आपको पता है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी मॉरिशस यात्रा पर गए हैं, यहाँ के राष्ट्रीय दिवस के चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पर मॉरिशस गए हुए हैं। मॉरिशस यहाँ का सर्वोच्च सम्मान है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशियन, और प्रधानमंत्री मोदी जी को इससे सम्मानित किया गया है। 12 मार्च 1968 को मॉरिशस, जो यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटेन से आज़ाद होता है, इसलिए 12 मार्च की तारीख को यह अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है मॉरिशस। और इसके राष्ट्रीय दिवस पर चीफ गेस्ट के रूप में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं, जहां पर इसने अपने सर्वोच्च सम्मान से इन्हें सम्मानित किया है। और आईएनएस इम्फाल, जो जहाज आईएनएस इम्फाल, इसने भाग लिया है यहाँ पर इसके राष्ट्रीय दिवस में। मॉरिशस के जो राष्ट्रीय दिवस होता है, यहाँ पर भारत की ओर से प्रतिवर्ष एक जहाज जाता है, तो इस वर्ष आईएनएस इम्फाल ने भाग लिया है। मॉरिशस की अगर बात करेंगे तो पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है। और प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में यहाँ के? तो नवीन चंद्र राम गुलाम जी यहाँ के प्रधानमंत्री है। अभी हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए थे, इनका नाम क्या था? तो अनुरा कुमार दिसानायके। अनुरा कुमार दिसानायके कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो यह अनुरा कुमार दिसानायके। अगर बात करें मालदीव के प्रधानमंत्री कौन है? मालदीव के प्रधानमंत्री कौन है? तो मोहम्मद मोइज्जू। जो मोहम्मद मोइज्जू है, यह वर्तमान में कहाँ के राष्ट्रपति है? मालदीव के। अभी जो बांग्लादेश में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ है? तो मोहम्मद यूनुस। जो मोहम्मद यूनुस है, इनके नेतृत्व में बांग्लादेश में भी जो सरकार है, इसका गठन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ बंगाल की खाड़ी में कॉरपोरेट और बोंगो सागर गश्त का संचालन किया है? तो बोंगो सागर और कॉरपोरेट गश्त का संचालन बांग्लादेश के साथ किया गया है भारत ने। और कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। कॉरपोरेट और बोंगो सागर, इस गश्त का आयोजन भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ है, और भारत और बांग्लादेश की नेवी ने इसमें भाग लिया है। और कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? तो बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन होता है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में बोंगो सागर का। आईएनएस रणवीर, जो आईएनएस इंडियन नेवल शिप रणवीर है, इसने भाग लिया है। इसमें संप्रीति युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? तो इंडिया और बांग्लादेश के मध्य ही संप्रीति युद्धाभ्यास का आयोजन होता है। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास और स्लिनेक्स युद्धाभ्यास, यह इंडिया और श्रीलंका के मध्य आयोजित होता है। गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास, यह इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य होता है। सूर्य किरण अभ्यास, इंडिया और नेपाल के मध्य। एकता और येकुबेरिन युद्धाभ्यास, इंडिया और मालदीव के मध्य होता है। दोस्ती युद्धाभ्यास किसके मध्य होता है? तो इंडिया श्रीलंका और मालदीव के मध्य दोस्ती युद्धाभ्यास का आयोजन होता है। वज्र प्रहार किसके साथ होता है? वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? तो यह इंडिया और यूएसए के मध्य आयोजित होता है वज्र प्रहार। इसके अलावा तर्कस युद्धाभ्यास भी किसके? इंडिया और यूएसए के मध्य होता है। कोप इंडिया अभ्यास भी किसके मध्य होता है? तो इंडिया और यूएसए के मध्य होता है, जो कोप इंडिया अभ्यास है। अगर बात करें अजय वॉरियर किसके साथ होता है? अजय वॉरियर युद्धाभ्यास, अजय वॉरियर, यह इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के मध्य होता है अजय वॉरियर युद्धाभ्यास। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत को 5वां स्थान मिला है विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देशों में। तो 5वां स्थान है भारत का। IQ एयर, यह विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी करता है। तो इसने अभी IQ एयर ने विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट
रिपोर्ट 2024 जारी की है, जिसके तहत भारत को 5वां विश्व का पोल्यूटेड देश घोषित किया गया है। विश्व में 5वें स्थान पर है भारत प्रदूषण में। पहले स्थान पर 4 देश है जो कि अफ्रीका महाद्वीप का है, दूसरे स्थान पर बांग्लादेश है, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान नल्ला है, चौथे स्थान पर जायरे है और 5वें स्थान पर कौन है, तो 5वें स्थान पर हमारा भारत देश है पोल्यूशन में, प्रदूषण में। अगर बात करें विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी शहर कौन सा है, विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो यह नई दिल्ली विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो टॉप 20 शहर है विश्व के प्रदूषित शहर, उसमें से 13 शहर कौन से, 13 शहर भारत के शामिल है। 20 में से जो टॉप 20 जो शहर है उसमें 13 शहर केवल भारत के शामिल है और भारत के 13 शहर इसमें जो सर्वाधिक पोल्यूशन प्रभावित है प्रदूषण से वो इसमें शामिल किए गए हैं। और विश्व में पहले स्थान पर पोल्यूटेड कौन सा शहर है, तो जो बर्नी हाट है, मेघालय का बर्नी हाट शहर, यह विश्व में पहले स्थान पर है पोल्यूशन के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, हाल ही में ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किसने किया है, तो ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ज्ञान भारतम मिशन इसको स्टार्ट किया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा और हमारे संस्कृति मंत्री डॉक्टर गजेंद्र सिंह जी शेखावत है वर्तमान में। और यह घोषणा हुई थी ज्ञान भारतम मिशन की कहाँ पर, तो जो बजट 2025-26 आया था यहाँ पर इसकी घोषणा होती है। और राष्ट्रीय अभिलेखाकार है इसके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और राष्ट्रीय अभिलेखाकार है इसके द्वारा इसे जो मिशन है इसे प्रारंभ किया गया है। किसने प्रारंभ किया है इस मिशन को, तो राष्ट्रीय अभिलेखाकार के द्वारा जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है उसके द्वारा जो मिशन स्टार्ट किया गया है ज्ञान भारतम मिशन को। और 2025-26 के बजट में जो है इसकी अनुशंसा की थी। और 11 मार्च 2025 को जो 135वां इसका स्थापना दिवस था राष्ट्रीय अभिलेखाकार का जो 135वां स्थापना दिवस था, इस दिन जो इसे प्रारंभ किया गया है ज्ञान भारतम को। और अभिलेख और इसका उद्देश्य क्या है, तो अभिलेखों का संरक्षण करना, अर्थात जो अभिलेख है उनका डिजिटलीकरण करना और जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए अभिलेखों का संरक्षण करना, इसका उद्देश्य ज्ञान भारतम मिशन का। और संस्कृति मंत्री जो डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत है इनके द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रतिबिंब मॉड्यूल का संबंध किससे, तो साइबर अपराध से संबंधित है प्रतिबिंब मॉड्यूल जिसको भी लॉन्च किया गया है। देखते हैं प्रतिबिंब मॉड्यूल, इसका संबंध साइबर अपराध को कम करने से है। और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जो C4 जिसे कहा जाता है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब मॉड्यूल है इसे प्रारंभ किया गया है और इसका उद्देश्य साइबर अपराध को कम करना। इसके तहत जो प्रतिबिंब मॉड्यूल लॉन्च किया है इसके तहत 6406 जो साइबर अपराधी इन्हें गिरफ्तार किया गया था भारत में। इस बार 46 अपराधी है इन्हें गिरफ्तार किया था और गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। नारकोटिक्स ड्रग्स विभाग जो यूनाइटेड नेशन है इसके नारकोटिक्स ड्रग्स विभाग की अभी अध्यक्षता किसने की है, तो भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। और 68वें 68 क्रम का जो नारकोटिक ड्रग्स का सम्मेलन था इस बार इसकी बैठक थी, तो भारत ने इसकी अध्यक्षता की है UN में जो नारकोटिक ड्रग्स विभाग है इसकी। और 6406 जो साइबर अपराधी है यह गिरफ्तार किए गए थे इस मॉड्यूल के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को किस ऐतिहासिक आंदोलन में भाग लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी है, तो 12 मार्च को दांडी यात्रा होती है, इसलिए 12 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने जो दांडी यात्रा थी इसमें भाग लेने वाले जो भी महात्मा गांधी जी के साथ 78 अनुयायी थे उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित की है। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा जिसे नमक यात्रा भी कहा जाता है यह प्रारंभ होती है और महात्मा गांधी के साथ उनके 78 अनुयायी थे इस यात्रा में भाग लेते हैं और यह साबरमती से प्रारंभ होकर दांडी जाकर खत्म होती है 6 अप्रैल 1930 को। और यहाँ पर गांधी जी नमक हाथ में लेकर जो नमक कर है इसका विरोध किया था और नमक पर सबका अधिकार है और नमक कानून को तोड़ा था। इसके बाद ही जो
आंदोलन प्रारंभ होता है दांडी से, उसे क्या कहा जाता है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। 12 मार्च 2025 को इसकी 95वीं वर्षगांठ थी। इस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रद्धांजलि समर्पित की है। दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी के साथ में कौन सा जो विदेशी या कौन सा ब्रिटिश जो पत्रकार था, तो जो वेब मिलर है यह पत्रकार गांधी जी के साथ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है और इस समय भारत में वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय था। और जो राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो गोलमेज सम्मेलन हुए था, जिसमें फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था इसके लिए जो इरविन के ऊपर दबाव बनाया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है और गांधी जी जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन है इसमें भाग लेने के लिए कांग्रेस की ओर से शामिल होते हैं। 5 मार्च 1931 को होता है जो गांधी इरविन पैक्ट है। और सेकेंड जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एपीडा आहार 2025 के 39वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है, तो एपीडा के द्वारा आहार 2025 के 39वें संस्करण का आयोजन इस बार नई दिल्ली में किया गया है। एपीडा जिसे कृषि एंड प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण कहा जाता है, जिसे कृषि एंड प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण कहा जाता है, इसके द्वारा जो आहार 2025 है इसका आयोजन किया गया। और कौन से क्रम का है, तो 39वें क्रम का यह संस्करण है आहार का। और कहाँ पर इसका आयोजन होता है, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन होता है। अगर एपीडा के बारे में देखेंगे तो इसकी स्थापना कब होती है, तो 1986 में इसकी स्थापना होती है नई दिल्ली में एपीडा की। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की शक्ति को बताने के लिए जो आहार है इसका आयोजन किया गया है एपीडा के द्वारा। और इस 1986 में इसकी स्थापना होती है एपीडा की नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, तो आईफा अवार्ड 2025 में लापता लेडीज को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। आईफा 2025 यह फिल्म इंडस्ट्री के अवार्ड है आईफा। और 25वें क्रम के जो आईफा अवार्ड है इनका आयोजन जयपुर में हुआ है राजस्थान में। और आईफा का अगर फुल फॉर्म देखोगे तो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड कहा जाता है आईफा को। यहाँ पर बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज को मिला है। इसके निर्देशक जो है लापता लेडीज को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट निर्देशक का अवार्ड किरण राव जी को मिला है जो कि इसकी ही निर्देशक थी लापता लेडीज की। बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन जी को मिला है। भूल भुलैया 3 की एक्टिंग के लिए कार्तिक आर्यन जी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नीतांशी गौतम जी को मिला है, नीतांशनी गौतम जी को लापता लेडीज के लिए। और सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के लिए जो लाइफ टाइम अवार्ड है यह राकेश रोशन जी को मिला है जो कि ऋतिक रोशन के पापा है। तो और 10 जो अवार्ड है आईफा अवार्ड किसे मिले, सर्वाधिक आईफा अवार्ड, तो लापता लेडीज को 10 आईफा अवार्ड मिले हैं। जयपुर राजस्थान में इसका आयोजन होता है। और 25वें क्रम की जो आईफा अवार्ड जो आईफा फिल्म एकेडमी अवार्ड है इनका इस बार संस्करण था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, हाल ही में गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधी किसने शुरू किया है, तो पयोधी मानव दूध बैंक है यह। और दिल्ली एम्स दिल्ली के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। पयोधी एम्स दिल्ली ने इसे प्रारंभ किया है। और जो माँ का दूध होता है मानव दूध बैंक होने वाला है यह। और जो नवजात गंभीर रूप से बीमार जो बच्चे होते हैं उनको माँ का दूध जो एक एंटीबायोटिक के लिए एंटीबायोटिक की तरह कार्य करता है नवजात गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए, तो उनको जो दूध उपलब्ध कराया जा सके, जो भी माँ है जो दूध जो बेस्ट फीडिंग कराने में जो सक्षम नहीं हो उस समय, तो उनके लिए जो माँ का दूध ही अवेलेबल कराया जा सके उन बच्चों के लिए, ताकि उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़े और वो गंभीर रूप से बीमारियों से बाहर आए। तो एंटीबायोटिक की तरह कार्य करता है। और पयाधी ये जो मानव दूध बैंक है एम्स दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। और माँ का जो पहला पीला गाढ़ा दूध होता है उसे क्या कहा जाता है, तो कोलेस्ट्रम कहा जाता है। जो माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध होता है उसे। और यह बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसकी एंटीबायोटिक की तरह कार्य करता है बच्चे के लिए।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही जाफर एक्सप्रेस का संबंध किससे है? तो जाफर एक्सप्रेस का संबंध पाकिस्तान से। भाई साहब, पाकिस्तान में भी जाफर एक्सप्रेस, इसे क्या हाईजैक कर लिया गया है, अर्थात इसको बंदी बना लिया गया है। ट्रेन को पहली बार जो हाईजैक हुई है ट्रेन कहाँ पर? पाकिस्तान में। जाफर एक्सप्रेस यह पाकिस्तान की ट्रेन है और इसे हाईजैक कर लिया गया है। और जो यहाँ का बलूचिस्तान का संगठन है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा इसे हाईजैक किया है। और यहाँ का जो एक अलगाववादी समूह है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो बलूचिस्तान को एक अलग राष्ट्र बनाना चाहता है, जो ईरान से लगा हुआ है हिस्सा है बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का, इसे यह स्वतंत्र बनाना चाहता है, अलग देश की मांग करता है पाकिस्तान से। अगर बात कर ईरान से जो बाउंड्री लगती है पाकिस्तान की, इसको क्या कहा जाता है? तो गोल्ड स्मिथ रेखा कहा जाता है। जो स्थान या जो बाउंड्री ईरान के साथ लगती है पाकिस्तान की, उसे गोल्ड स्मिथ रेखा के नाम से जाना जाता है। और बलूचिस्तान यहाँ मिलेगा। और बलूचिस्तान से होकर ही जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, यह भी यहीं से होके गुजर रहा है। तो जो पाकिस्तान की सरकार है और जो चीन है उसका विरोध करता है जो बलूचिस्तान लिबरल आर्मी है और बलूचिस्तान के लोग। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो कोई प्यारा सा कमेंट जरूर करना। और आपको अगर लल्लन टॉप की क्लास भी कंटिन्यू चाहे तो उसके लिए भी आप कमेंट जरूर करिएगा। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश यूक्रेन बना है। किंग्स बेटन रिले का आधिकारिक रूप से शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो किंग्स बेटन रिले का आधिकारिक रूप से शुभारंभ अभी कहाँ पर हुआ है? ब्रिटेन में हुआ है। रूस यूक्रेन को युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता कहाँ प्रारंभ हुई है? जेद्दा, सऊदी अरब में। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वारंट पर गिरफ्तार होने वाले पूर्व एशियाई राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे का संबंध किससे है? तो ये कहाँ के? फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। कोल इंडिया ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र क्लींज प्रारंभ करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी हैदराबाद के साथ यह समझौता हुआ है। स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? असम से लॉन्च करेगा। महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 12 जुलाई को मनाया जाएगा। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के शास्त्रीय गायक गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन कहाँ हुआ है? कर्नाटक में इनका निधन हुआ है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में इसका शुभारंभ होता है। संन्यास के बाद 40 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय टीम में वापसी करने वाले सुनील छेत्री का संबंध किससे? फुटबॉल से है। अब हम आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है? तो मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान है यह। भारतीय नौसेना ने किसके साथ बंगाल की खाड़ी में कॉर्पेट और बोंगो सागर गश्त संचालन किया है? बांग्लादेश के साथ। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया में सबसे प्रदूषित देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। हाल ही में ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किसने किया है? तो ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ अभी हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। चर्चा में रहे प्रतिबिंब मॉड्यूल का संबंध किससे है? तो प्रतिबिंब मॉड्यूल का संबंध साइबर अपराध को कम करने से इसका संबंध है। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च को किस ऐतिहासिक आंदोलन में भाग लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी है? तो जो दांडी मार्च थे इसमें भाग लेने वालों को। अपेडा ने आहार 2025 के 39वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? लापता लेडीज़ को। गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधी किसने लॉन्च किया है? तो आईआईटी जो दिल्ली है, आईआईटी दिल्ली के द्वारा इसे शुरू किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही जाफर एक्सप्रेस का संबंध किससे है? तो पाकिस्तान से इसका संबंध है। धन्यवाद। जय हिंद।